नमस्कार। 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की टिकट जारी कर दिए और जब सूची बाहर आई, लोगों के नाम बाहर आए, तो आपने देखा पूरे देश में जिन लोगों को टिकट मिला था उन लोगों ने किस तरह का बयान दिया। आपने देखा बड़े से बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर 10 साल सांसद रहने वाले या उससे भी ज़्यादा या पहली बार टिकट पाने वाले लोग एक ही लाइन बोल रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद दे रहे थे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री, क्या पहली बार टिकट पाने वाला व्यक्ति, सब एक ही सुर में पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दे रहे थे। इस 195 लोकसभा जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जब सामने आई तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का नाम जब सामने आया तो आपने वीडियो भी शायद देखा हो कि पवन सिंह उस वक्त का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लाइव मोबाइल पर देख रहे थे और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दी और उनके समर्थक या उनके लोग जो उनके करीबी मित्र थे वो सब उनको बधाई दे रहे थे। यहाँ तक कि कई भोजपुरी गायकों ने और कई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों ने तत्काल पवन सिंह को हर तरह से मदद देने, चुनाव में सहयोग करने, समर्थन करने, इसके लिए उनको फ़ोन करना शुरू कर दिया, बधाई देना शुरू किया और पवन सिंह ने भी अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन आज सुबह पवन सिंह ने इस बात का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पर कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने में असमर्थ है। और ये बात चलने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस भारतीय जनता पार्टी के टिकट को जीत का टिकट मान करके इतने बड़े बड़े लोग बधाई और उनकी खुशियां देखने में बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है या वो शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक भोजपुरी सुपरस्टार को टिकट मिला तो उसने चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया? इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी कवर करने वाले पत्रकारों के अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे, फिर उन्होंने उसमें ये बात कही कि बंगाली अस्मिता को मुद्दा बनाया जा रहा था जिसकी वजह से और सीटों पर नुकसान न हो जाए, इसलिए पवन सिंह को इस बात की जानकारी दे दी गई और इसलिए उनको चुनाव से हटना पड़ा। मतलब ये कि पवन सिंह ने अपनी तरफ से ये पेशकश की हो, ये अपनी तरफ से चुनाव न लड़ने का फैसला किया हो, ये पवन सिंह की ट्विटर अकाउंट से पता चला। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों और उसको कवर करने वाले जो प्रामाणिक पत्रकार हैं, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की जानकारी दी तो मामला साफ हो गया कि पवन सिंह का टिकट कटा है और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि वो चुनाव मैदान से हट जाएं। अब सवाल ये उठता है कि जिस टिकटों के बंटवारे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेता जिन टिकटों को फाइनल करने के लिए मैराथन बैठक करते रहे, भोर 3:30 बजे प्रधानमंत्री उस बैठक से निकले, तो क्या पवन सिंह का पीछे का या पवन सिंह किस वजह से लोकप्रिय है और पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिए जाने का पर पहले विचार नहीं किया गया? दरअसल हुआ ये कि पवन सिंह का जैसे ही टिकट फाइनल हुआ वैसे ही टीएमसी के हाथ एक मुद्दा लग गया। टीएमसी की जो महिला ब्रिगेड है उसने पवन सिंह के पुराने या हाल के जो भी गाने हैं, जो सुपरहिट गाने हैं जिनके मिलियंस व्यूज़ हैं, उनके स्क्रीनशॉट लगा करके उन्होंने डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में, खासकर बंगाली महिलाओं के और लड़कियों के बारे में जिसने इतने फूहड़ गाने बनाए हों, जिसने ऐसे कंटेंट क्रिएट किए हों, उसको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति, नारी अस्मिता की बात करती है। और आप ये देखिए उनके गानों की क्लिपिंग डालने लगी। मशहूर पत्रकार सागरिका घोष, जिन्हें टीएमसी ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट पर पवन सिंह के उन गानों का जो स्क्रीनशॉट है वो डाल दिया जिसमें माल बंगाल की, बंगाल का पानी, सौतनिया बंगाल की, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। आपको पता ही है कि भोजपुरी फिल्मों के गाने अश्लील और फूहड़ शब्दों से भरे रहते हैं। उन गानों की शूटिंग किस तरह से होती है। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार जरूर हैं, लेकिन उनके गानों को लेकर भी ये सवाल उठते रहे हैं।
पवन सिंह शुरुआती दिनों में एक गाना भोजपुरी बेल्ट में बहुत मशहूर हुआ था, जिससे रातों रात वो स्टार बने थे। लॉलीपॉप लागेलू कमरिया लचके ऐसे कुछ करके उसका है, तो उसमें लॉलीपॉप लागेलू, उससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। भोजपुरी इधर 25-30 वर्षों में भोजपुरी के जो फिल्म स्टार्स हैं, जो हीरो हैं, उनकी अगर आप फिल्में देखें, एक तो ज़्यादातर जो अभिनेता हैं वही गायक हैं, जो गायक है वही अभिनेता है, और उनके फिल्मों से ये शिकायत आम लोगों को रहती है कि उन फिल्मों में फुहरता, अश्लीलता ये ज़्यादा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पवन सिंह छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो सुपरस्टार हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग है और ज़बरदस्त क्रेज़ भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में उनका है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने से पहले उसे पता नहीं था कि किस कला में पारंगत हैं पवन सिंह और उन्हें टिकट क्यों दिया गया। मैंने तो पवन सिंह को ज़्यादा देखा नहीं, न तो मैंने कोई गाना देखा है। ये बात जरूर है कि ये जब खबर चली तो जब महिला ब्रिगेड सक्रिय हुई टीएमसी की और उसने ये सारी चीज़ें डालना शुरू की, तो 2-4 क्लिपिंग मैंने भी देखी और मुझे उसका पता चला। लेकिन मैंने पहली बार रूबरू आज के कोई 1.5 साल पहले आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल निरहुआ, जो कि भोजपुरी के एक दूसरे सुपरस्टार हैं, उनके चुनाव प्रचार में पवन सिंह जब आए थे, तब मैंने रूबरू एक स्टेज पर उनको देखा था और मैंने देखा था कि उनकी लोकप्रियता, उसके पहले मैं जानता भी नहीं था, तब मैंने देखा और महसूस किया कि उनकी लोकप्रियता किस कदर है। उनकी गाड़ी के पीछे युवाओं का हुजूम कैसे दौड़ रहा था और उन जनसभाओं में कितनी भीड़ पवन सिंह को देखने के लिए होती थी। तो पवन सिंह, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी फिल्म स्टार्स पे दांव बहुत लगाया है। इस बार चर्चा ये थी कि दिनेश लाल निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, इनके टिकट कट सकते हैं भोजपुरी फिल्म स्टार्स के। लेकिन दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे कद्दावर नेता, जिनको कोई पूरी दिल्ली इज्जत करती है, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल हमेशा जब शुरुआती दौर में दिल्ली की राजनीति में आए थे तो वो कहते थे डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको हमारी तरफ आ जाना चाहिए, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कभी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। वो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी बहुत फेमस थे, बहुत लोग उनकी इज्जत और उनका बहुत आदर करते हैं। कृष्णा नगर में उनकी ईएनटी की क्लिनिक थी और डॉक्टरी पेशे के जरिए और अपने स्वभाव के जरिए, आरएसएस से जुड़ाव के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बने रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी उन्हें बनाया गया था, उनका भी चांदनी चौक से टिकट काट दिया गया। लेकिन भोजपुरी के एक समय के सुपरस्टार मनोज तिवारी अभी तक घोषित 5 जो दिल्ली के लोकसभा टिकट है, उसमें अगर अकेला कोई सिटिंग सांसद अपना टिकट बचा पाने में कामयाब हुआ तो वो मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म स्टार है। दूसरे भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन है, जो कि गोरखपुर से दूसरी बार टिकट पाने में कामयाब हुए। दिनेश लाल निरहुआ, जो कि कहा जा रहा था कि आजमगढ़ से गुड्डू जमाली शाह आलम के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद समीकरण कुछ अलग तरह के होंगे और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिनेश लाल निरहुआ का टिकट काट के शायद कोई दूसरे चेहरे या कद्दावर राजनीतिक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, दिनेश लाल निरहुआ भी अपना टिकट पाने में कामयाब रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया। यानी तीनों सुपरस्टार भोजपुरी के अपना टिकट पाने में कामयाब रहे, जबकि बड़े बड़े सूरमा खेत हो गए। तो सवाल ये, डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि उनकी ईएनटी क्लिनिक उनका इंतजार कर रही है और अब अपने पुराने पेशे में वो वापस लौट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह ने मना क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। और आसनसोल से उन्हें टिकट क्यों दिया गया, अब चर्चा ये भी आ रही है कि वो आरा के मूलतः रहने वाले हैं, शायद वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी होनी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके पीछे भोजपुरी गायक हैं। मैं मानता हूँ कि जो फिल्मों के स्टार हैं, जो एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वो अपनी क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता के हिसाब से अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं के लिए अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और उससे उनकी लोकप्रियता मिलती है। पवन सिंह को इसी लोकप्रियता के आधार पर, इन्हीं गानों के लोकप्रियता के आधार पर और उनकी एक्टिंग और उनकी गायकी के आधार पर टिकट देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन हुआ क्या मामला, देखिए, आपको ये मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न और उनके शोषण की खबरें जब वो उस छोटे से द्वीप पर, जो कि जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में
बांग्लादेशी भी आकर के बसे शुरुआती दिनों में। उस जगह पर जब महिलाओं ने वहाँ के टीएमसी नेताओं, खासकर शाहजहां शेख समेत 2 नेताओं के खिलाफ जब प्रदर्शन करना शुरू किया, और तब पूरे देश में संदेश खाली एक मुद्दा बन गया और कहा यह गया कि टीएमसी के नेता महिलाओं पर उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता टीएमसी के ऑफिस में सुंदर महिलाओं, लड़कियों को बुला करके उनका शोषण करते हैं, यह आरोप उनके ऊपर लगा और यह पूरा का पूरा मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। शाहजहां शेख को टीएमसी की सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी इस मामले में पूरा घिरती दिख रही थी। जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के गिरफ्तारी का आदेश दिया तो उसके बाद शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ, लेकिन अपनी पेशी के वक्त उसकी चाल चलन और अकड़ आप देखते तो लगता कि जिस आदमी पर इतने गंभीर आरोप है वो इतनी अकड़ में कैसे है और कैसे कम समय में। वैसे तो शाहजहां शेख मूलतः कम्युनिस्ट था, सीपीएम में था, लेकिन धीरे धीरे जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ कि जो लोग पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार में बहुत ताकतवर थे वो ममता बनर्जी के बढ़ते ग्राफ के साथ धीरे धीरे वो टीएमसी में आ गए। वैसे ही शाहजहां शेख भी टीएमसी में आ गया और इसके बाद गिरफ्तार हुआ। तो संदेश खाली के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था और पश्चिम बंगाल में बाकी राज्यों से इतर, आपको मालूम है कि देश के पूर्वी इलाकों में, जब आप पूर्वी इलाकों में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट को देखें, बंगाल को देखें, तो वहाँ महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की स्थिति बाकी देश के हिस्सों से कुछ अलग तरह की है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट हैं। शायद ही कोई घर हो जिस घर की लड़कियां, महिलाएं कामकाजी न हो, वो पैसे न कमाती हो और वो काम धंधा न करती हो, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है और उनके महिलाओं का स्थान सोसाइटी में बहुत ऊंचा है। इसलिए कभी भी महिलाओं के खिलाफ कोई बात होती है तो इस मामले में पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव है। मैंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये देखा था कि ममता बनर्जी के पैर टूटने के बाद और उनके बारे में जो बयान भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने दिए और जो कपड़े लत्ते को देकर के बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान दिए थे, वहां की आम महिलाओं और लड़कियों में यह बात आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह अगर सरकार में आई तो महिलाओं के लिए कुछ डिक्टेटरशिप का काम करेगी, कुछ बंधन लगाने का काम करेगी, कुछ उनकी आजादी, ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया टीएमसी की तरफ से और इसका बहुत फायदा आपको मिला। आप देखिए कलकत्ता के आसपास की 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का, करीब 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला और जिसकी वजह से बहुत बड़ी वजह यह मानी जाती है कि टीएमसी में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जो समर्थन मिला ममता बनर्जी को, वो बहुत हद तक महिलाओं की वजह से मिला। आपको पता है कि आजकल के जो चुनाव हो रहे हैं देश में, उसमें महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो एक तरफा वोटिंग करती हैं और नतीजे होने वाले कुछ रहते हैं, होते कुछ हैं। कई राज्यों में इसका आपने प्रभाव देखा होगा। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक ताकत है उसके पीछे भी महिला वोट बैंक बहुत बड़ी ताकत है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना के जरिए मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन किया। ये बात अलग है कि वही लाडली योजना मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत भारी साबित हो रही है। तो सवाल यह है कि जो चुनाव, प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले गए थे पश्चिम बंगाल में, संदेश खाली की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने टीएमसी सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा माँ, माटी, मानुष सबके साथ टीएमसी अधिकता कर रही है, टीएमसी गलत कर रही है। और ऐसे समय में जब पवन सिंह को टिकट दिया गया और जब महिला ब्रिगेड, शशि पांजा, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, इन्होंने आक्रामक तरीके से आज सुबह से जब प्रचार करना शुरू किया, जब ये चीज़ें जहन में लाना शुरू किया कि इस तरह के गाना गाने वाले को, जो बंगाली लड़कियों के बारे में, बंगाली महिलाओं के बारे में ऐसे गाना गाता है, ऐसी पार्टी नारी शक्ति की और नारी महिमा का मंडन करती है, ये दोहरा चरित्र है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बैकफुट पर आई और ऐसा लगता है कि पवन सिंह को आसनसोल से न लड़ाने का फैसला इसलिए किया कि पश्चिम बंगाल की कई लोकसभा सीटों पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। अब थोड़ी बात आसनसोल की। कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा औद्योगिक शहर और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहर में, देश के 15-20 शहरों में इसका आसनसोल का स्थान आता है। वैसे तो ये पश्चिमी वर्धमान जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, लेकिन जैसे कि पहले हुआ करता था
बिहार के उन इलाकों में जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संसाधन के दृष्टि से जो संपन्न इलाका है या जहां औद्योगिकीकरण ज़्यादा हुआ, वहां पर बिहार के और इस इलाके के जो उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है पूर्वांचल से, इस इलाके के लोग भारी मात्रा में पलायन कर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए तत्कालीन बिहार में जो अब बट के झारखंड हो गया है, झरिया में देखिए आप, वहाँ जमशेदपुर में देखिए आप, रांची में देखिए, आपको बिहारियों की संख्या या पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश वालों की संख्या बहुत अच्छी खासी मिलेगी। भोजपुरी बेल्ट के लोग जमशेदपुर में, रांची में, झरिया में आपको बड़ी संख्या में मिलेंगे। ठीक इसी तरह कोलकाता में भी पूर्वांचल के और बिहार के लोग रोजी रोटी की तलाश में जो पीढ़ियों से गए, आपको पता होगा कि अक्सर से अगर आप पूर्वांचल के 2-4 गांव में जाएंगे तो एक जो सबसे पैसे वाला आदमी आपको मिलेगा वो या तो कोलकाता का बिजनेसमैन 2-3 पीढ़ियों पहले रहा होगा, या वो झरिया, जमशेदपुर, रांची में रहा होगा, या आसनसोल रहा होगा। तो आसनसोल भी बड़ी संख्या में भोजपुरी बेल्ट के लोग गए। धीरे धीरे ये जनसंख्या वहाँ की एक साइजेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कह लीजिए, वोटर कह लीजिए, वो है। और इसीलिए टीएमसी अपने गठन के बाद, जब से टीएमसी बनी है, आसनसोल की सीट वो कभी नहीं जीत पाई है। बीजेपी ने एक प्रयोग 2014 में किया था, जब हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो को वहां से लोकसभा का टिकट दिया, और इसके बाद बाबुल सुप्रियो न सिर्फ 2014 में अच्छी खासी जीत हासिल करने में कामयाब रहे, बल्कि 2019 में भी वो जीते। और उसके बाद जब उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हटाया गया और ममता बनर्जी के खिलाफ 2021 के विधानसभा चुनाव में लड़ाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने मंत्रिपरिषद से हटाए जाने और इसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर टीएमसी ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद बाबुल सुप्रियो के बाद जो उपचुनाव हुआ, उसमें बिहारी बाबू के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने टिकट दिया। बीजेपी कैंडिडेट को, जो कि स्थानीय वहाँ की थी, बाहर से आकर के शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली बार बंगाल में चुनाव लड़ते हुए 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। और इस बार बिहारी वोटरों, भोजपुरी वोटरों को ध्यान में रखकर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह के तौर पर एक हथियार चला था। और निश्चित तौर पर भोजपुरी बेल्ट में आज के युवाओं में अगर प्रभाव देखा जाए तो पवन सिंह का बहुत अच्छा प्रभाव है। और अगर वो चुनाव लड़ते, और बहुत खुश भी थे, अगर वो चुनाव लड़ते तो एक दो बिहारियों में बंगाल की धरती पर एक जोरदार टक्कर होती। लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी को और उनके नेताओं को एक मौका मिल गया, जो बीजेपी से वो संदेश खाली के मामले में हिसाब बराबर करने पर आतुर हो गए थे। अब देखना यह है कि पवन सिंह अब चूंकि वो आरा के रहने वाले हैं और यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुए, कुछ समय तक कोलकाता में रहे थे, तो अब आरा से आरके सिंह, जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री में हैं, अभी बिहार की एक भी सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि वहाँ एनडीए गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री की रैली में नहीं गए, बीजेपी उनसे कुछ खफा सी है। जीतन राम मांझी है, पशुपति पारस की एलजेपी है, जेडीयू के इतने सिटिंग सांसद हैं। तो अभी एनडीए की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो आरा किसके खाते में जाएगी, नहीं जाएगी, आरके सिंह का टिकट काट के पवन सिंह को टिकट दिया जा सकता है, ये सब अभी संभावनाएं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब पवन सिंह कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो टीएमसी अपने उस मुद्दे को उठाएगी और बंगाली अस्मिता की बात करती रहेगी। तो अभी ये गेम संदेश खाली पर जो बीजेपी आक्रामक हुई थी, उसको बैकफुट पे लाने का काम पवन सिंह की उम्मीदवारी ने किया है। तो ऐसे समय में 195 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित हुए, इसमें बड़े बड़े नितिन पटेल, गुजरात के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसका कटा वो कुछ बोल नहीं रहा है, जिसको मिला नहीं वो कह रहा है मैं खुद ही नहीं लड़ना चाहता हूँ, या पहले ही वो उसने ऐलान कर दिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिसका नाम टिकट में फाइनल किया, उसने हाथ जोड़ लिया कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब देखिए आगे होता है क्या। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।